हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज की क्लास शुरू करते हैं। आज हम 31 अगस्त 2023 का पूरा करंट अफेयर्स देखेंगे, क्या क्या घटनाएं घटित हुई और इनका डिटेल में विश्लेषण भी करेंगे। तो जैसे पहली हेडिंग है आपकी कि सरकार ने मनरेगा के लिए अनिवार्य आधार आधारित मजदूरी भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। ये न्यूज़ आपके लिए ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको ये मालूम होना चाहिए कि मनरेगा कानून कब आया था, इसके प्रावधान क्या हैं और ये आधार से इसको जोड़ दिया। जो भी जॉब कार्ड होते थे आपके, तो उसमें भ्रष्टाचार बहुत होता था, प्रधानी वगैरह में आप लोग को पता होगा। तो इसको आधार से जोड़ दिया, तो अब इसमें क्या हो रहा है, थोड़ा डिले हो रहा है, सारे मजदूर क्या है उससे नहीं जुड़ पाए, इसीलिए ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इसमें जीएस वाला भी फैक्टर है। ठीक है, अगला करंट की हेडिंग क्या है, तो ये हेडिंग एक बार आप लोग देख लीजिए सारी, फिर वन बाई वन करके फिर से हेडिंग आएंगी और वन बाई वन करके हम डिटेल में इसको विश्लेषित करेंगे। ठीक है, तो ये सारी हेडिंग्स हैं, सीधा हम विश्लेषण पे चलेंगे। पहला क्या है कि सरकार ने मनरेगा के लिए अनिवार्य आधार आधारित मजदूरी भुगतान की समय सीमा 31 दिसंबर तक बढ़ा दी। तो ये क्या हो रहा है कि सरकार आधार से जोड़ रही, तो आपको पता है कि मजदूर जो होते हैं वो उतने ज़्यादा शिक्षित तो होते नहीं हैं, शिक्षित नहीं होते तो उनको प्रॉब्लम आती है। प्रॉब्लम आती है तो क्या होता है, बार बार ये समय सीमा बढ़ानी पड़ रही, नहीं तो ऐसा होगा कि एकदम से चीज़ें हो जाएंगी और फिर कुछ लोग जो जुड़ेंगे नहीं उनको भुगतान नहीं मिलेगा। तो ये 5वीं बार बढ़ाई गई है। टोटल, अब ये डेटा आपके लिए इंपॉर्टेंट है अगर आप मेंस दे रहे हैं, कि 14.33 करोड़ सक्रिय श्रमिक हैं, जिनमें से 13.34 करोड़ को जोड़ दिया गया है। दैट मीन्स 1 करोड़ से भी कम बचे हैं जिनको जोड़ना बाकी है। तो इसका क्या मतलब हुआ, 81.89 सक्रिय कर्मचारी आधार आधारित वेतन भुगतान प्रणाली के लिए पात्र है। ठीक है, अब मनरेगा के बारे में जान लेते हैं। 23 अगस्त 2005 को ये कानून पारित किया गया था। इसमें क्या होता है कि एक परिवार है जो ग्रामीण परिवार है उसको, क्योंकि ये ग्रामीण रोजगार गारंटी कार्यक्रम है, ठीक है, तो ग्रामीण परिवार को एक वित्तीय वर्ष में कम से कम 100 दिनों का रोजगार मिलता है। ठीक है, अब इसमें क्या है, कोई लिमिट नहीं है, आपकी आय कुछ भी हो, अगर आप मजदूरी करना चाह रहे हैं तो आप इससे जुड़ सकते हो। हर एक परिवार के लिए इसमें ना कोई आय लिमिट है ना कोई कैटेगरी लिमिट है। यह ग्रामीण क्षेत्रों में काम करने के अधिकार की गारंटी देता है, मतलब ये आपका अधिकार है और आपको ये गारंटी मिली है, हक है आपका। आगे चलते हैं अगले पे। भारत अक्टूबर में पहली बार वैश्विक एआई शिखर सम्मेलन की मेजबानी करेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। ग्लोबल आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शिखर सम्मेलन, इसकी मेजबानी कौन, होस्टिंग कौन करेगा, भारत। भारत देखो बहुत सारे बड़े बड़े जितने भी इवेंट हैं दुनिया के, उनकी सबकी मेजबानी कर रहा है। अभी मिस यूनिवर्स की भी करेगा आगे चल के, ठीक है, कश्मीर में होने वाली है। तो पहली बार ग्लोबल इंडिया एआई 2023 शिखर सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा, आईटी, जो माईटी करके होता है, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, ये माईटी जो मंत्रालय होता है उसके, उसमें क्या होगा, तत्वाधान में ये मेजबानी होगी। कब से कब तक, 14 और 15 अक्टूबर को की जाएगी। भारत ने 2022 में जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है इस पर ग्लोबल पार्टनरशिप की अध्यक्षता संभाली थी, इंपॉर्टेंट है, तो भारत इस टाइम इसका अध्यक्ष है। अगला देखते हैं, असम का जो चोकुआ चावल है उसको जीआई टैग मिला है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसी न्यूज पूछते हैं। और आजकल थोड़ा है ना, करंट भी डायरेक्ट ये नहीं पूछेंगे कि जीआई टैग किसे मिला है, ये पूछ लेते हैं ये कहाँ पाया गया, तो ये जीआई टैग का वो जिक्र ही नहीं करेंगे, वो बोलेंगे ये जो हाल ही में चर्चा में रहा चोकुआ चावल, जो चावल है आपका, वो कहाँ पाया जाता है या कहाँ उगाया जाता है। तो जो चोकुआ चावल है आपका, इसको जादुई चावल कहा जाता है। इसने हाल ही में प्रतिष्ठित भौगोलिक संकेतक, जिसको बोलते हैं जीआई, ज्योग्राफिकल इंडिकेशन टैग प्राप्त किया है। जो ज्योग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री है भारत की, वो ये टैग देती है। 2016 में शिव सागर के डिमो के एक सेउज सतीर्थ नामक एक समूह है, इसने क्या जीआई टैग के लिए अप्लाई किया था और इसके बाद इसको जीआई टैग मिल गया। अब इसके बारे में जान लो कि जो जादुई चावल है वो अहोम राजवंश, असम का प्रमुख राजवंश रहा है अहोम, ठीक, इसके सैनिकों का मुख्य भोजन रहा है। इसके अनोखे स्वास्थ्यवर्धक चावल की खेती कहाँ, ब्रह्मपुत्र क्षेत्र के आसपास की जाती है। ब्रह्मपुत्र के आसपास के जो भी जिले हैं वहाँ इसकी खेती की जाती है। चोकुआ चावल जो है मूलतः अर्ध चिपचिपा शीतकालीन चावल है, ठीक है, सर्दियों के टाइम में ये उगाया जाता है। दैट मीन्स आप मान सकते हो ये कि ये आपकी क्या है, रबी की फसल है। सर्दियों में कौन सी फसल उगती है, रबी की, ठीक, जिसे साली चावल के नाम से भी जाना जाता है। चावल की चिपचिपी किस्म को उसकी एमाइलेज सांद्रता के आधार पर बोरा और चोकुआ के रूप में वर्गीकृत, मतलब दो टाइप की इसकी
क्या होती है? किस्म होती है बोरा और चोकुआ। फिर अगला है विश्व संस्कृत दिवस। अब देखो जितने भी करंट है कम से कम 4 दिवस अभी तक आप लोग पढ़ चुके हो। हर दिन कोई ना कोई दिवस होता है। जब आप दिन के हिसाब से पढ़ते हो उसको किसी न किसी चीज़ से ऐड कर लेते हो और एक बार रिवाइज करोगे ना आपको याद हो जाएगा। जैसे 15 अगस्त वाला महीना है तो 28 को कौन सा था, 29 अगस्त को कौन सा था, खेल दिवस कब था, ठीक है, 31 अगस्त को विश्व संस्कृत दिवस है। अब ये कब मनाया जाता है? हिंदू कैलेंडर के अनुसार हर साल विश्व संस्कृत दिवस सावन पूर्णिमा को मनाया जाता है। दैट मीन्स इसकी डेट फिक्स नहीं है। जिस दिन पंचांग के अनुसार सावन पूर्णिमा होती है उस दिन आपका क्या है? विश्व संस्कृत दिवस होता है। यह वर्ष 2023 में 31 अगस्त को मनाया गया है, मतलब इस साल ये 31 अगस्त को मनाया गया। यह जागरूकता बढ़ाने और प्राचीन संस्कृत भाषा को पुनर्जीवित करने के लिए मनाया जाता है। ये तो पता ही, जो भी दिवस होते हैं तो उसके बारे में जागरूकता फैलाने, उसका प्रचार प्रसार करने और उसको संरक्षण देने के लिए होता है। पहली बार कब मनाया गया था? 1969 में। ये इंपॉर्टेंट है। संस्कृत प्राचीन भाषा, ये तो सबको पता है। कौन से लोग बोलते हैं इसको? इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह। ये आपका एक हिंदी में आता है भाषा, ठीक है। हिंदी का भी चैप्टर है, साहित्य का भी चैप्टर, उसमें आता है कि कौन सा भाषा ये समूह कौन सी भाषा बोलता है। तो जो इंडो यूरोपीय भाषाओं के समूह हैं उससे संबंधित है। इसे देववाणी यानी कि देवभाषा भी कहा जाता है। ऐसा माना जाता है कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कब हुई? 3500 साल पहले। देखो संस्कृत के बारे में एक है कि इसको बोला जाता है कि सबसे पहली भाषा यही थी। कंप्यूटर में भी जितने भी आईटी के बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं वो भी कई बार बोले हैं कि कंप्यूटर जो सबसे अच्छी तरीके से लैंग्वेज समझता है वो संस्कृत है आपकी। संस्कृत भाषा को 2 भागों में विभाजित किया गया है, एक वैदिक और दूसरी शास्त्रीय। एकमात्र संस्कृत का अखबार है, उसका नाम क्या है? सुधर्म। सुधर्म विश्व का एकमात्र संस्कृत समाचार पत्र है। ये इंपॉर्टेंट फैक्ट है, इसको नोट कर लेना। और संस्कृत भाषा उत्तराखंड की दूसरी आधिकारिक भाषा है। तो ऐसा कौन सा राज्य है जिसकी दूसरी आधिकारिक भाषा संस्कृत है? तो वो है उत्तराखंड। अगला देखते हैं। श्रीलंका ने 25 अगस्त को अपने पहले कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव की मेजबानी की, ठीक है, 25 अगस्त को। अब ये कर्नाटक सांस्कृतिक उत्सव, ये ध्यान रखना, श्रीलंका है आपका, इनका तमिल जो आपके तमिलनाडु है, तमिलनाडु में भी तमिल है, श्रीलंका में भी बहुत सारे तमिल है, ठीक है। इनसे पंगा भी चलता रहता है। दैट मीन्स इंडिया का जितना भी श्रीलंका से संबंध अगर खराब होता है तो तमिलनाडु को, मछुआरों को ये गिरफ्तार कर लेते हैं, ये चीज़ें, ठीक। अब ये कर्नाटक का जो शास्त्रीय या सांस्कृतिक उत्सव है उसकी मेजबानी कर रहा है, ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। तो किसके तत्वाधान में हुआ ये? भारतीय अंतर्राष्ट्रीय सांस्कृतिक परिषद ने स्वामी विवेकानंद सांस्कृतिक केंद्र एमी ग्लोबल पीस फाउंडेशन के सहयोग से इस महोत्सव का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम में कर्नाटक के 30 से अधिक कलाकारों द्वारा नृत्य, लोकगीत, बहुभाषी कविताएं, बैले, मनोरम कठपुतली शो, हर एक चीज़ जो आपकी संस्कृति कला से संबंधित है उनका क्या है? प्रदर्शन किया गया। यही भारत की सॉफ्ट पावर है। भारत की जितनी सॉफ्ट पावर है दुनिया के बहुत कम देशों की है, ठीक है। तो कठपुतली शो सहित प्रदर्शनों की एक मंत्रमुग्ध कर देने वाली श्रृंखला प्रस्तुत की गई। आगे चलते हैं। सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय ने NSKFDC के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। NSKFDC क्या है? राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त और विकास निगम, ये है NSKFDC। तो सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय, देखो कहीं पे भी आप देखोगे फीमेल से संबंधित मामला हो, कोई योजना हो आपकी जो SC ST वर्ग हो, विकलांग हो, जो भी वंचित वर्ग है उसके लिए काम करता है आपका क्या? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। बच्चे हों, महिलाएं हों, तो यह सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय के अधीन क्या है? NSKFDC की बात हो रही। भारत सरकार का पूर्ण स्वामित्व वाला उपक्रम है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1997, 24 जनवरी 1997। नॉट फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन है, कंपनी है, और अक्टूबर 1997 से ये कार्यान्वित है। तो ये ध्यान रखना है। आगे चलते हैं। एक युद्धपोत है महेंद्रगिरी, इसको 1 सितंबर 2023 को लॉन्च किया गया। एक होता है आपने युद्धपोत बनाना शुरू किया, दूसरा होता है पानी में वो डॉक होता है, पानी में उसको उतारा जाता है, तीसरा होता है उसका उद्घाटन, ठीक है, लॉन्च करना। लॉन्च होता है प्रॉपर सेवा में आ गया, ठीक। तो इसे मुंबई के मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड में बनाया जा रहा है। यह भारतीय नौसेना के प्रोजेक्ट 17A, एक प्रोजेक्ट 75 भी चल रहा है।
जिसमें क्या पनडुब्बी वगैरह बनाई जाती है, के तहत 7वां स्टील्थ फ्रिगेट है। तो स्टील्थ क्या होता है, जो आपके राडार के या सोनार के पकड़ में नहीं आता है। पानी में है तो पानी में क्या काम करता है आपका सोनार, इसके पकड़ में नहीं आता। समारोह में उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। ये जो समारोह होगा इसमें उपराष्ट्रपति मुख्य अतिथि होंगे। वह मझगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड के धरोहर संग्रहालय धरोहर का भी दौरा करेंगे। महेंद्रगिरी तकनीकी रूप से उन्नत युद्धपोत है। 17 अगस्त को राष्ट्रपति जो हैं आपकी द्रौपदी मुर्मू, इन्होंने प्रोजेक्ट 17A के तहत छठे युद्धपोत बिंदगिरी को लॉन्च किया था। तो टोटल 7वां ये है, छठा कौन सा था, बिंदगिरी, और द्रौपदी मुर्मू ने इसको लॉन्च किया था। आगे चलते हैं। नीति आयोग और यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम UNDP, इसने क्या किया, सतत विकास लक्ष्यों में तेजी लाने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। ठीक है, तो ये लक्ष्य तो समझ में आ गया होगा कि जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं टोटल 17 हैं, इनमें तेजी लाने के लिए नीति आयोग ने UNDP के साथ क्या है, एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। तो इसमें तेजी क्या लाना है, अलग अलग सेक्टर है, जैसे आपको पता है पहला कौन सा है SDG निर्धनता, दूसरा क्या है भुखमरी, तीसरा क्या है शिक्षा, फिर स्वास्थ्य, पांचवा क्या है असमानता। अब इन सबको कम करना है आपको, क्यों क्या करोगे, UNDP के साथ इन्होंने समझौता ज्ञापन की। UNDP अपनी टेक्निकल टीम बिठाएगा, बताएगा कहाँ काम होना बाकी है, कहाँ कितना अच्छा काम चल रहा है, किस चीज़ में क्या सुधार कर सकते हो, फंड भी देगा, वो सारी चीज़ें होती हैं। SDG स्थानीयकरण, डेटा संचालित निगरानी, आकांक्षी जिला, ध्यान रखो आकांक्षी जिला बहुत बड़ा प्रोग्राम चल रहा है इंडिया का। ठीक है, टोटल 112 आकांक्षी जिले हैं और 500 नए आकांक्षी ब्लॉक भी बने हैं इस बार के बजट में। शायद विभिन्न क्षेत्रों में सहयोग की रूपरेखा को औपचारिक रूप देने के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। MOU नीति आयोग के CEO हैं आपके BBR सुब्रमण्यम की उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। ठीक है, जो BBR सुब्रमण्यम उनकी उपस्थिति में हस्ताक्षर किए गए। आगे चलते हैं। अगला है आपका चीन ने अपने नए नक्शे में, चीन ने अभी आपको पता होगा एक नया नक्शा जारी किया, उसमें भारत के जो अक्साई चीन है उसको और अरुणाचल प्रदेश इसको अपने उसमें दिखाया है। तो चीन ने अपने नए नक्शे में अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को शामिल किया है। चीन अपना हर साल या कुछ सालों में मानक मानचित्र जारी करता है, तो 2023 का संस्करण जारी किया। इसमें अरुणाचल प्रदेश और अक्साई चीन को अपने क्षेत्र में दिखाया है। जयशंकर जो है S जयशंकर, इन्होंने बहुत कड़ी प्रतिक्रिया दी, बोला है इनकी तो आदत है ये सब करते हैं, इस ड्रामेबाजी से हमारे क्षेत्र थोड़ी उनके हो जाएंगे। इस नक्शे में ताइवान का जो क्षेत्र है पूरा ताइवान ही इन्होंने अपने उसमें दिखा दिया, और जो दक्षिण चीन सागर में कुछ द्वीप हैं तो उस पूरे द्वीपों को अपने क्षेत्र में शामिल करके बताया। इस साल की शुरुआत में अप्रैल में चीन ने अरुणाचल प्रदेश का नाम चीनी, तिब्बती और पिनियन अक्षरों में जारी किया था, मतलब चीनी भाषा में अरुणाचल प्रदेश का इन्होंने नाम भी रख दिया था। कुछ गांव थे उनके नाम भी इन्होंने चीनी भाषा में रख दिए, बट ये हथकंडे चीन अपनाता रहता है। अगला देखते हैं, जम्मू कश्मीर के भद्रवाह राजमा, देखो फिर से नया GI टैग आ गया। तो जम्मू कश्मीर का कौन सा, भद्रवाह राजमा और रामबन सुलाई शहद, इसको क्या मिला है, GI टैग मिला है। तो जम्मू कश्मीर के 2 प्रसिद्ध स्थानीय विशेष उत्पाद हैं, भद्रवाह राजमा, मतलब राजमा है भद्रवाह जगह पे होता है, और रामबन सुलाई शहद, इसे GI टैग मिला है। मैंने बताया पहले भी कि GI टैग देता है जियोग्राफिकल इंडिकेशन रजिस्ट्री। ठीक है, इन उत्पादों की GI टैगिंग प्राप्त करने की प्रक्रिया कृषि एवं किसान कल्याण विभाग जम्मू कश्मीर द्वारा शुरू की गई थी। भद्रवाह राजमा की खेती मुख्य रूप से जम्मू कश्मीर में की जाती है, इसे कश्मीरी राजमा से के नाम से जाना जाता है। तो ये पूरे जम्मू कश्मीर में इस राजमा की खेती होती है, लेकिन जो रामबन सुलाई शहद है वो केवल रामबन जिले में उत्पादित की जाती है। ठीक है, और ये सुलाई शहद, शहद का एक ग्रुप है जिसे बोलते हैं सुलाई शहद। ठीक, तो इन दोनों को क्या मिला है, GI टैग। जो नए नए GI टैग मिले हैं कहाँ हैं, कहाँ पाए जाते हैं, ये इंपॉर्टेंट है। जो करंट अफेयर्स आपके वन लाइनर्स ही याद, केवल फैक्ट है, उसमें कुछ समझने वाला नहीं है, उनको मैं डिटेल में नहीं लेता हूँ। बाकी जिसमें हल्का सा भी हो, जैसे मनरेगा था वो करंट अफेयर्स काम का नहीं था, लेकिन उसमें GS काम की थी तो मैंने उसको ले लिया था। अब आते हैं, कर्नाटक सरकार ने गृह लक्ष्मी योजना शुरू की। क्या है ये योजना, इस योजना के तहत 1.1 करोड़ महिलाओं को, अब जो अपने परिवार की मुखिया हैं, ठीक है, महिलाएं हैं, आजकल जितने भी राशन कार्ड होता है महिला के नाम पे होता है। ठीक है, जो आपका आयुष्मान भारत कार्ड भी बनता है वो भी महिला के नाम पे बनता है। तो महिलाओं को अब मुखिया के रूप में चिन्हित किया जा रहा है, जो भी गवर्नमेंट की योजना है। तो उस महिला को क्या मिलेगा, 2000 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाएगी, हर महीने 2000 रुपये मिलेंगे, ये ध्यान रखो।
इन्होंने जब चुनाव होने वाले थे उसके पहले 5 गारंटियां दी थी, 3 गारंटियां इन्होंने पूरी कर दी हैं, ठीक है। तो गृह लक्ष्मी योजना कांग्रेस सरकार की चुनाव पूर्व 5 गारंटियों में से एक है। लेकिन यहाँ के जो मंत्री हैं, डिप्टी सीएम हैं, इन्होंने बोला है कि सारा पैसा तो आपका इन गारंटियों में ख़त्म हो गया, तो अब हम विकास क्या करें। ये एक प्रकार से अफसोस कर रहे थे। तो ये जो बोलते हैं ना कि थोड़ा सा फ्री बीज है, इस पे कोर्ट ने भी चिंता जताई है कि फ्री बीज को क्या करो, बंद करो। फ्री बीज एक टाइम में तो सही लगती है, बट लॉन्ग टर्म में ये किसी भी राज्य के लिए या देश के लिए दिवालियापन को लाते हैं। आगे चलते हैं। एक और इन्होंने इसके पहले, ये लक्ष्मी योजना के पहले एक युवा निधि लेके आए थे। ये भी इनकी 5 घोड़ों में से एक थी। इसमें क्या था, बेरोजगार स्नातक जिन्होंने भी ग्रेजुएशन किया हो या डिप्लोमा किया हो और वो बेरोजगार हो, तो जो स्नातक हैं उनको 3,000 रुपये और डिप्लोमा वालों को 1,500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाएंगे। आज की डेट में ग्रेजुएशन की डिग्री लेना कितनी बड़ी चीज़ है, बड़ी ही नॉर्मल सी चीज़ है। और फिर ग्रेजुएशन की डिग्री लेके आपको 3,000 मिल रहे हैं। हाँ, इसका अच्छा यूज भी हो सकता है। अच्छा यूज क्या हो सकता है कि जो युवा है, संघर्ष कर रहा है या कुछ अपना करना चाहता है, तो उसका रहने खाने में एक सपोर्ट मिलेगा, बाहर रह के कुछ करना चाह रहा है तो वो अपने प्रयास जारी रख सकता है, उसको कमाने की थोड़ी टेंशन कम हो जाएगी। इसे दिसंबर में लॉन्च किया जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। ऑस्ट्रेलिया में 14 अक्टूबर को राष्ट्रीय जनमत संग्रह होगा। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज है। ऑस्ट्रेलिया ऐसा देश है जहाँ कोई भी संविधान संशोधन कराना पड़ता है। अगर संविधान संशोधन के लिए क्या होता है कि आपको जनमत संग्रह कराना पड़ता है। जनमत संग्रह में आपको 2/3 बहुमत अगर मिला तभी आप संविधान संशोधन कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि आपके सांसदों ने उठाया और संविधान में संशोधन कर दिया। तो ऑस्ट्रेलिया अक्टूबर में एक ऐतिहासिक राष्ट्रीय जनमत संग्रह कराने के लिए पूरी तरह तैयार है। इस जनमत संग्रह का मुख्य उद्देश्य ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को उनके संविधान में मान्यता देना है। लगभग ऐसे 17 मिलियन मतदाता हैं। यह तय करने के लिए मतदान करेंगे कि संविधान में संशोधन किया जाए या नहीं। इस ऐतिहासिक जनमत संग्रह को क्या नाम दिया गया, वॉइस टू पार्लियामेंट। इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना, वॉइस टू पार्लियामेंट, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना कि वॉइस टू पार्लियामेंट नामक शब्द किस चीज़ से जुड़ा है। तो ऑस्ट्रेलिया में संविधान संशोधन के लिए जनमत संग्रह, यदि यह जनमत संग्रह पारित हो जाता है तो यह देश के संविधान में एबोरिजिनल, ये वहाँ की ट्राइब्स हैं, वहाँ के मूल निवासी हैं, और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर, इन दोनों लोगों को मान्यता देगा। इस जनमत संग्रह को अधिकांश ऑस्ट्रेलियाई लोगों के समर्थन की आवश्यकता होगी। ये जनमत संग्रह पारित कराने के लिए टोटल 6 राज्य हैं, उनमें से कम 4 राज्यों में बहुमत की आवश्यकता हो। ऑस्ट्रेलिया एकमात्र राष्ट्रमंडल देश है जिसने अपने मूल निवासियों के साथ कभी भी किसी संधि पर हस्ताक्षर नहीं किए। आपको कमेंट में बताना है राष्ट्रमंडल में टोटल कितने देश हैं, ठीक है। इंडिया भी उसका सदस्य है। और कौन से लोग राष्ट्रमंडल में शामिल हैं, ऐसा कौन सा देश है जो ब्रिटेन ने जिस पे एक तरीके से शासन किया है और वो राष्ट्रमंडल में नहीं है, ठीक है। ये आपके लिए क्वेश्चन है। ऑस्ट्रेलिया की लगभग 3.2% आबादी एबोरिजिनल और टोरेस स्ट्रेट आइलैंडर लोग हैं। ये लोग ऑस्ट्रेलिया में किसी भी संविधान संशोधन के लिए राष्ट्रीय जनमत संग्रह की आवश्यकता होती है। ध्यान रखो, राष्ट्रीय स्तर पर जनमत संग्रह कराना पड़ता है अगर आपको क्या करना है, संविधान संशोधन। मेरे हिसाब से ये प्रक्रिया छोटे देशों में तो बड़ी उचित है, ठीक है, लोग ही बताते हैं क्या करो। ऑस्ट्रेलिया में 1999 के बाद यह पहला जनमत संग्रह होगा। जैसे अभी आ रहा है, कल की ही न्यूज बता रहा हूँ, कल बोला है कि एक देश एक चुनाव, ये है एक देश एक चुनाव की प्रक्रिया होनी है। इसमें क्या होगा कि आपको संविधान संशोधन, बहुत सारे संविधान संशोधन करने पड़ेंगे, बहुत सारे अनुच्छेद हैं वो बदलने पड़ेंगे। जब आप अनुच्छेद बदलोगे तो इसमें क्या है, 2/3 बहुमत, ये तो चाहिए प्लस आधे से अधिक जो राज्य हैं उन्हें भी अपनी विधानसभा में इस कानून को पारित कराना होगा। कल मैं सुधीर चौधरी जो हैं आज तक पे मैन हैं, ठीक है, वो बता रहे थे, तो वो बोल रहे थे 66% राज्यों में इसको होना चाहिए, बट आई थिंक नहीं, 66% नहीं है, 368 के तहत आधे से अधिक राज्यों और 2/3 बहुमत आपका संसद में हो, ठीक है। तो यहाँ पे आपका ये हो जाएगा फिर। लेकिन यहाँ पे अगर ये होता तो देश की जनता की राय ही लेनी पड़ेगी। तो आज का करंट अफेयर्स आपका खत्म होता है। अब डेली करंट अफेयर्स यही होगा कि अगले दिन आया करेगा जिस दिन का है। जैसे आज क्या है, 1 तारीख है और 31 का आ रहा है। इससे क्या होगा कि कोई भी चीज़ छूटेगी नहीं उस दिन की, ठीक है। अगर आपको चीज़ें सही लग रही तो शेयर करते रहो अपने आसपास, लाइक करते रहो, सब्सक्राइब करते रहो।
अभी के लिए इतना ही। धन्यवाद।